हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो पहले हम लोग क्वेश्चन 30 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन होता है कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, क्या रीजनिंग लगानी चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय। और मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत भी हो जाता है, कुछ सही भी होता है। तो बस ये है कि मोटा मोटी आपका रिविजन हो जाएगा इस वीडियो को देखने से। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। एसएससी जेई में भी पूछा जा सकता है, स्टेट इंजीनियरिंग में भी एग्जाम क्वेश्चन ऐसे आते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन। और आपको आरआरबी जेई के लिए तो है ही है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोबाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन फेरस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्नो। फॉर्मेशन ऑफ स्नो मतलब बर्फ की बात हो रही है, कब होगा? ये ड्यू टेम्परेचर से लेना देना होता है इसका। तो क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ स्नो अकर इफ द क्लाउड टेम्परेचर इज, जो मान लीजिए आपका बादल है उसका टेम्परेचर किस लेवल पे हो जाएगा तो आपका ये बर्फ बन जाएगा। इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट, एट द फ्रीजिंग पॉइंट, जस्ट अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, जस्ट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फ्रीजिंग मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे बर्फ जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या है कि अगर बिलो भी रहेगा तो यहाँ पे आई थिंक एट द फ्रीजिंग पॉइंट पे ही ये एक, अच्छा एट द फ्रीजिंग पॉइंट और इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज दिस? भाई इसका मतलब क्या हुआ? हिमांक पर और ये हिमांक के बराबर, इसका मतलब क्या है? एक ही तो है भाई साहब। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, दोनों का मतलब एक ही लिखा है। इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट और एट द फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब यही होता है कि जैसे टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचा और इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो गया, तो बात तो वही है यार। मतलब इतना घुमा फिरा के क्या बोलना है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। ए बी दोनों ही सही कर देता हूं मैं। डी ऑप्शन है भाई, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया? फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए आपका लेफ्ट सपोज एक्स है, तो आपको बर्फ बनने के लिए क्या होगा? एक्स माइनस पे जाएगा, इक्वल पे नहीं होगा कुछ भी नहीं। इसीलिए इन्होंने ऑप्शन दे दिया, ए बी सी डी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो, और लास्ट में इन्होंने डी मार दिया। अच्छा, द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ on the carriageway is known as, the highest point on the carriageway is known as, the B option, that is the crown। carriageway होता क्या है भाई साहब? ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। तो carriageway आपको मैं दिखाता हूँ, कंट्रोल सी। और यहाँ पे हम क्वेश्चन सर्च करेंगे कंट्रोल वी करके। तो कैरिजवे का अगर इमेज देखें तो ये होता है आपका कैरिजवे। और हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। दिस इज द कैरीज वे। लेट्स सी हियर, दिस इज द कैरीज वे, दिस इज द शोल्डर, दिस साइड शोल्डर, एंड इन बिटवीन द, बीच में क्या है कि पेमेंट है, और जो टॉप पॉइंट होता है इसको क्राउन बोलते हैं। रिमेंबर प्लीज, कैरीज वे में क्या होता है? शोल्डर भी आता है, पेमेंट भी आता है, मतलब दोनों साइड का शोल्डर और पेमेंट मिला के कैरीज वे। अब नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर पेमेंट की विड्थ है 7 मीटर और शोल्डर की विड्थ है 2 मीटर, तो कैरीज वे का विड्थ कितना होगा? तो आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 2 टाइम्स ऑफ शोल्डर और पेमेंट का विड्थ ऐड करने से गेम हो जाएगा। तो रिमेंबर रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर नाइट लैंडिंग, फॉर नाइट लैंडिंग द रनवे थ्रेशोल्ड लाइट आर लाइटेड, येलो, व्हाइट, रेड और ग्रीन। नाइट लैंडिंग के लिए क्या होगा? नाइट लैंडिंग के लिए रेड होगा, और क्या होगा? ग्रीन होता है। फॉर नाइट लैंडिंग द रनवे थ्रेशोल्ड लाइट आर लाइटेड ग्रीन, रिमेंबर प्लीज। यस, ग्रीन ही होगा, क्योंकि रेड होगा तो कुछ खतरा वतरा होगा। ग्रीन होने से क्या होगा? ग्रीन सिग्नल है, लैंड करा दो। अच्छा, नेम ऑफ द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एड्स, सेट स्क्वायर,
टेम्पलेट्स, ड्राइंग सीट, नेम ऑफ द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एड्स। यस, एड्स बोल दिया तो इसमें क्या होगा कि उपकरण और इंस्ट्रूमेंट दोनों का नाम है, तो ऑल ऑफ द, सब कुछ तो होता ही है। बी ऑप्शन, ऑल ऑफ द। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप निम्नलिखित में से किस खेल में प्रदान किया जाता है, तो ये होता है ए ऑप्शन, वुमेन्स हॉकी में। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन है, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री इंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम कैरीज ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड P एट द फ्री इंड। कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम की बात हो रही है भाई, कैंटिलीवर कॉलम मत समझ लेना, कैंटिलीवर बीम है आपकी, ठीक है। और लोड कहाँ है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन पूछी जा रही है, और फ्री इंड पे क्या है, लोड है फ्री इंड पे, तो कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन होगा। ओह, गलत हो गया, कोई मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर इस केस में रहते तो आपको रिमेंबर याद ही रखना होगा, डेरिवेशन तो करने जाइएगा नहीं, PL3/3EI होता है, रिमेंबर प्लीज, डेल्टा इक्वल टू। बी ऑप्शन करेक्ट है। ईटोन क्रेन का क्या अभिप्राय है, ईटोन क्रेन, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमस जे टॉमसन ने की थी। ये क्या होता मैं बता दूं, मेरे को एक मास्टर ने बताया था, ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की टॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन की चैडविक ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम, in case public drainage system is not available in the locality, then the structure used to store the wastewater is known as overhead tank, septic tank and sump or the storage tank। वेस्ट आप कहाँ पे स्टोर करते हैं अगर आपके पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं अवेलेबल है, तो डेफिनेटली यार कोई टैंक वगैरह बना देते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, सेप्टिक टैंक होगा। वेस्ट वाटर की बात हो रही है, वेस्ट वाटर, शौचालयों से निकलने वाला अपशिष्ट जल को, देखो यहाँ पे भाई, ये अभी ये पढ़ने से वेस्ट वाटर तो मैं घर का भी समझ लिया भाई, नहाने धोने का भी, शौचालय अभी क्लियर हुआ ना, तो ये कहाँ सेप्टिक टैंक में होगा, इतना क्या दिमाग लगाना है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट ट्राइएक्सियल टेस्ट, अप्रोप्रिएट ट्राइएक्सियल टेस्ट सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, टू एसेस द immediate stability of uploading problem such as excavation of clay slope। ट्राइएक्सियल टेस्ट कौन सा है जिससे क्या होगा, इमीडिएट स्टेबिलिटी होती है, इमीडिएट स्टेबिलिटी। तो आई थिंक इसके लिए मेरे को तो रिमेंबर करना पड़ेगा क्या होता है, लेट्स इसको मैं सर्च करना चाहता हूँ कि इस पे क्वेश्चन क्या होता है, कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, तो मैं ना इसको थोड़ा Ctrl+C और आपको मैं चैट GPT पे दिखाना चाहूँगा, ठीक है। ये क्या पूरा आ गया क्या, ठीक है, क्या एक्सप्लेन करता है देखते हैं। नेटवर्क स्लो है क्या, अच्छा आ गया। To assess the immediate stability of loading problems such as excavation of clay slope, appropriate triaxial test is the UU, unconsolidated undrained triaxial test। UU करते हैं कि आपको चाहिए तो भाई अगर इमीडिएट स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको तुरंत चाहिए तो UU कर, UU तू कर जल्दी। Unconsolidated undrained triaxial test purpose everything is given। The other triaxial test, the consolidated drain test, purpose क्या है, measure the shear strength of soil under drained condition, मतलब पानी निकल रहा है, where the soil is allowed to consolidate fully, pore pressure dissipate before during the shearing। yes,
suitability not suitable for immediate stability analysis because it does not represent the undrained condition present immediately after the excavation. It not represent the undrained condition present immediately. And the consolidated undrained test क्या है? The suitability, although it provide a valuable information about the undrained strength with the pore pressure measurement, it is more relevant for the condition where some consolidation occur before shear. अनलाइक द इमीडिएट रिस्पॉन्स नीड टू बी एग्जावेशन स्टेबिलिटी। क्या कि ये सब जब टेस्ट आप करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा। सुइटेबल क्या है कि इसका अनकॉन्सोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट का रियली कंसिडर फॉर द प्रैक्टिकल सॉइल मैकेनिक्स प्रॉब्लम एंड पर्टिकुलरली नॉट फॉर द इमीडिएट एनालिसिस। चलिए भाई साहब इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नंबर के क्वेश्चन में मैं क्या ही दिमाग लगा दूँ। बाइनरी नंबर 10010 की एक पूरक है, क्या है भाई ये ऑप्शन दे रहा है भाई। द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी 1010 हाउ, लेट मी आस्क। क्योंकि आदमी जब भूल जाता है ना तो सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लीजिएगा आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, देखिए क्या बोलता है। द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग ऑल द बिट्स in the number, and which means changing the zeros to ones and ones to zeros। सिंपली है भाई साहब। देखिए क्या है इसका मतलब, वो पूरक क्या है भाई साहब। यहाँ पे क्या लिखा है आपको, देखिए ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। 10010 आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्ट करना है 01101। ऐसा कहीं है क्या? देखिए है, ए ऑप्शन में है 01101। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे देखिए, विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? डी ऑप्शन 3 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, और मिट्टी का वह गुण जिसकी वजह से संपीड़न बल, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच ए डिक्रीज इन द वॉल्यूम occur under the compressive force is known as compressibility of the soil, consolidation soil, and the compression strength of soil, and the initial consolidation of soil। The property of soil due to which decrease in the volume occur under compression। आप compression force लगा रहे हैं तो उसका volume decrease compressibility of soil होगा भाई, या consolidation of soil होगा? बताइए। compressive force, consolidation भी करते हैं तो वही होता है यार, कंप्रेशन फोर्स करते हैं तो। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कंसोलिडेशन कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है क्या? बी ऑप्शन, यस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिखा रहा है? ओ क्वेश्चन ही दिख गया, आंसर ही दिख गया। द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ रेसिड्यू फॉर द distillation up to 360 degree Celsius for a rapid curing cutback bitumen is 80 to 120 degree। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। द कॉम्पैक्शन, ए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट। इफ द कॉम्पैक्शन वैल्यू इज लेस देन 0.95 एंड ग्रेटर देन, इन द कॉम्पैक्शन वैल्यू इज लेस देन 0.95 is less than compaction value and greater than its 0.85, then it stand for the workability। definitely it will be the good condition, or very good you can also say। A option will be correct। C option medium भाई साहब, ये तो रेंज देखना पड़ेगा फिर मेरे को। कंट्रोल सी एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूंगा। एक्सप्लेन। द कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ द फ्रेश कंक्रीट। ये भी क्वेश्चन आता है भाई, कॉम्पैक्शन फैक्टर क्यों करते हैं? देखिए नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज को कॉम्पैक्ट करना है, बट इसलिए नहीं। कॉम्पैक्शन फैक्टर इज डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ द फ्रेश कंक्रीट, और फ्रेश कंक्रीट का कॉम्पैक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ partially compacted concrete
partially compacted weight, ratio of the weight of the partially compacted concrete to the weight of fully compacted concrete. आप समझ के रखिएगा क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं. मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कंक्रीट है, इसका आपको क्या निकालना है, इसको आपको कॉम्पैक्शन टेस्ट करना है, इसका आपका कॉम्पैक्शन वैल्यू. तो कॉम्पैक्शन वैल्यू क्या होगा, मान लीजिए आपके पास एक है, तो एक सेम यहाँ पे कंक्रीट रखा होता है, इस कंक्रीट को यहाँ पे रखेंगे, पार्शियली कॉम्पैक्ट करेंगे, पार्शियली कॉम्पैक्ट करने के बाद कुछ एयर वॉइड हर चीज़ रहेगा, यहाँ पे उसका वेट रखेंगे, वेट, ठीक है. और फुल्ली कॉम्पैक्ट करने के बाद वेट रखेंगे, जितने जो रेशियो आएगा वो कॉम्पैक्शन वैल्यू होगा. तो कॉम्पैक्शन वैल्यू एक से ज़्यादा होगा क्या, देखते हैं जी. Workability of and compaction factor indicate the concrete is easy to place to compact with segregation, without segregation, high workability. Typically the compaction factor higher than 0.95 indicate the high workability, and the indicates the medium workability, that concrete is relatively easy to place to compact. A compaction factor between 0.9 to 9.5. ओके इसीलिए था भाई, इसी बिटवीन है ना. एंड लो वर्केबिलिटी इंडिकेट द कॉन्क्रीट इज डिफिकल्ट टू प्लेस द कॉम्पैक्ट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट डिफर्ट. एक कॉम्पैक्शन फैक्टर इज लेस देन 0.9 टू इंडिकेट द लो वर्केबिलिटी. रिमेंबर प्लीज. अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे यही रह गया कि वेट ऑफ पार्शली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट, द कॉम्पैक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज अ रेशियो वेट ऑफ पार्शली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट टू द वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट. अच्छा यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, फुल्ली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट के लिए क्या होगा, आपका वैल्यू ज़्यादा होगा, डेफिनेटली इट विल बी मोर. तो ये क्या होगा, आपका जो पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है इसका जो वैल्यू होगा, वो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो लेस होगा फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से. एक कंटेनर में मान लीजिए आपको कॉम्पैक्ट करना है, तो इस कंटेनर में मान लीजिए कंटेनर का वेट है W, पार्शली कॉम्पैक्ट करने के बाद हो गया W1, एंड फिर इस कंटेनर को खाली करके फिर मैंने फुल्ली कॉम्पैक्ट किया तो वेट W2 होगा. तो W1 क्या होगा, लेस होगा W2 से, तभी तो आएगा भाई ये एक से कम. तो कॉम्पैक्शन वैल्यू ऑलवेज विल बी लेस देन 1. इसमें से कौन सा 1987 में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल हुआ था, वेना कन्वेक्शन. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है किससे भाई, इन्वायरमेंट से. तो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कौन सा हुआ था, ओजोन परत की क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, आई थिंक क्योटो हुआ था. डी ऑप्शन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था. रिमेंबर प्लीज. धावन सोडा का सही सूत्र क्या है, Na2CO3.H2O.10H2O.6H2O. आई थिंक 10H2O, डी ऑप्शन होगा. यस आगे बढ़िए. अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अपवर्तनांक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, बी ऑप्शन नो यूनिट भाई साहब. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नो यूनिट. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्चुअली आई फॉरगॉट. ये आई थिंक लेंस से रिलेटेड है, बट फिर भी आई वांट टू नो व्हाट इज द रेशियो ऑफ. ओके, the refractive index or the index of refraction of the material is a dimensionless number. Describe how the light propagate through the medium. Yes, how the light propagate through the medium, and it is defined as the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in the material. Mathematically expressed, yes, c is the speed of light in the vacuum and v is the speed of light इन द मटेरियल. एंड द वैक्यूम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. रिमेंबर प्लीज. स्नेल लॉ क्या होता है, n1 sin θ1 n2 sin. कभी कभी क्वेश्चन इस पर आ जाता है, डायरेक्ट याद रखिए और धड़ाधड़ ठोक दीजिए, क्या आंसर होता है. आगे बढ़ते हैं भाई साहब. अगला क्वेश्चन क्या है, एक कैंटिलीवर बीम ऑफ साइज 230 इंटू इतना 400 mm हैज अ क्लियर स्पैन 2.5 mm एंड supported on a 400 into 400 mm column. The effective span of the cantilever is what? देखिए भाई साहब ये क्वेश्चन आरसीसी से है, हिला के रख देता. कैंटिलीवर बीम ऑफ द साइज इतना है भाई, कहाँ गया पेन.
साइज आपका इतना है, तो कैंटिलीवर बीम का स्पैन कितना है 2.5, विड्थ आप डेप्थ आपका दे रखा है 400, विड्थ इसका दे रखा है 230। ठीक है, ये विड्थ मान लो मैं बना देता हूँ, ये विड्थ दे रखा है, ये विड्थ दे रखा है 400। ओके, आगे क्या दे रखा है, हैज ए क्लियर स्पैन 2.5 एंड सपोर्टेड ऑन ए 400x400 कॉलम। इस पे सपोर्ट है ये, ठीक है, इस पे सपोर्टेड है ये। इसका जो विड्थ है वो 400 है, 400 मतलब स्क्वायर कॉलम है, ठीक है। एंड व्हाट इज द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द कैंटिलीवर, और ये कैंटिलीवर है, रिमेंबर कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम होने का मतलब जानते हैं, ये सपोर्ट इधर होगा, इधर क्यों होगा भाई, फिर तो कैंटिलीवर कैसे बनेगा। अब इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि चैट जीपीटी से पूछता हूँ, वो एक डिपेंड होता है कि इतना साइज है, इतना ऐसे है, तो टू टाइम्स ऑफ समथिंग लेते हैं। अब इतना यार तो मुझे याद नहीं है, अगर किसी को याद हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करिएगा। तो अभी आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ओके, so effective span is the clear span, that is 2.5 meters, so the effective span of the cantilever beam is 2.5। यहाँ पे क्या दिया है ऑप्शन, the effective span of the cantilever beam is generally taken as the distance from the fixed support to the free end of the beam. Given detail, a cantilever beam has a clear span 2.5 meter. The beam is supported on a 400 into 400 column. The size of the column does not affect the span of the cantilever itself. The effective span is simply the length of the beam that project from the face of the column to the its free end. Okay, the effective span calculation, since the beam has a clear span 2.5 meter and no additional details suggested otherwise, the effective span of the cantilever beam is equal to effective span equal to clear span equal to 2.5 मीटर। सो द इफेक्टिव स्पेन, इन्होंने टोटल वही बोल रहा है कि 2.5 होगा, जो दिया है वही होगा। तो क्या ऑप्शन में देगा, मैं देख लेता हूँ, ऑप्शन ए ही है, 2.7 है। हाउ इज इट पॉसिबल यार, अब तो देखिए गेम हो गया भाई साहब, ये क्वेश्चन अब मैं कहाँ डालने वाला हूँ, गूगल पे। तो इतना भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, कहाँ अपने को, चैट जीपीटी पे। इन्होंने तो पूरा गलत ही दे दिया भाई। तो इस तरह का टेक्निकल क्वेश्चन के लिए हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए ये तो अच्छा ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए नो प्रॉब्लम। यहाँ पे तो ये आ ही नहीं रहा है, टेक्स्ट बुक में देखते हैं क्या बोलते हैं ये। क्लियर स्पैन, देखिए ये क्या है, जेके एसएसबी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, रिमेंबर कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पेन ऑफ द बीम। यहाँ पे देखिए इन्होंने सॉल्व करवा रखा है। सॉल्व क्या होता है इसका फॉर्मूला, द क्लियर स्पैन इज 2 मीटर 200 mm, the effective depth is 180 mm and support width is 200 mm. We know the effective span of the beam L0 plus W, और ये विच एवर इज मिनिमम, तो एल नॉट डब्ल्यू क्या होगा 2000 इंटू 200 इतना एंड एल डी इतना। तो इफेक्टिव स्पेन ऑफ द बीम मिनिमम, इसमें से जो मिनिमम होगा वो होगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इफेक्टिव स्पेन ऑफ द बीम का, और ये किस केस में, सिंपली सपोर्टेड की बात हो रही है भाई, सिंपली सपोर्टेड में ही होता है। मुझे सिंपली सपोर्टेड छोड़ी चाहिए, मैं तो यहाँ पे ये बोल रहा हूँ। देखिए ये सब ना, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये तो सिंपली सपोर्टेड की बात बोल रहे हैं, यहाँ सिंपली हो, यहाँ तो फिक्स इंड है। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन में कैंटिलीवर बीम की बात हो रही है, कैंटिलीवर बीम के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। अब इसके लिए ना मेरे को ये खोलना पड़ेगा, इन्होंने क्या दे रखा है, अब इन्होंने डेप्थ का दे रखा है,
स्पैन टू डेप्थ रेशियो इज 7। और ऐसा क्या है, इससे भी निकल जाएगा क्या? Span to depth ratio is 7. If I put it, a cantilever beam has a span 3.5, the effective depth of the beam। और ऐसा तो नहीं है कहीं, ये जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन में ऐसा ही इन्होंने दे रखा है कि क्लियर स्पैन ऑफ एंड इज सपोर्टेड ऑन 4x4 कॉलम द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द कैंटिलीवर। ऐसा तो नहीं कि कैंटिलीवर बीम ऐसा है और ये सपोर्ट करके रखा है कहीं पे, कैंटिलीवर बीम ऐसा है और सपोर्ट यहीं पे कर दिया है, तो ऐसा होगा तो फिर कैसे होगा भाई? इफेक्टिव स्पैन का मतलब पता है क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्टिव स्पैन? यही नहीं क्लियर है, अभी बताइए। इफेक्टिव स्पैन ऑफ द कैंटिलीवर, ये चैट जीपीटी वेरी क्लियर बहुत अच्छे से समझा देता है, बट ना इसका प्रॉब्लम है टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि इसको तो कोड वर्ड के बारे में पता नहीं होगा। कैंटिलीवर बीम एज ए इफेक्टिव स्पैन इज टिपिकली डिफाइंड एज ए क्लियर स्पैन ऑफ द बीम द फेस ऑफ द सपोर्ट एंड द फ्री एंड। ये ना अभी भी वही नौटंकी कर रहा है, यही प्रॉब्लम है चैट जीपीटी, तो जिस पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना होता है। ओके, तो ऑप्शन क्या आ रहा है भाई साहब? 2.7 आ रहा है इसका आंसर। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए, जस्ट प्लीज वेट 1 मिनट। हाँ, अब भी मैं बताता हूँ क्या होगा इसके आंसर। मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा बुक में, क्योंकि कंफ्यूजन तो हो ही रहा है मुझे, कि फिर ज़्यादा कंफ्यूजन होने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं होती है तब तक फिर मुझे भी इतना फीलिंग आता नहीं है सॉल्व करने में क्वेश्चन को। तो मैं आरसीसी में देखना चाहूँगा। यस, 77 पेज नंबर। तो ये बीम एंड कॉलम की बात चल रही है। चीज़ें ना क्लैरिटी नहीं होती है, क्या है कि रिवीजन जब तक आपका नहीं होगा ना, तो इसी तरीके से हमेशा कन्फ्यूज़न होता रहेगा। जैसे देखिए मुझे हो रहा है, तो प्लीज़ रिमेंबर रखिए इस बात को कि आपको ऐसा कभी ना हो, क्योंकि ऐसे होने से फिर प्रॉब्लम होते हैं। अभी मैं आ गया हूँ जहाँ पे मैं जो पूछना चाह रहा था। तो एल इफेक्टिव क्या है, देखिए इन्होंने क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्लियर क्या होता है। मैं पूरा यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन का मैं पूरा डिटेलिंग आपको बताता हूँ। अभी मैं खोल के देख रहा हूँ आंसर को। पहले तो आंसर इसका देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर ऐसे सपोर्टेड है तो सपोर्टेड अगर है तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि एल इफेक्टिव, ओहो, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट, दैट इज द गिवन, एंड विड्थ बाई 2। एल नॉट 2.5 दिया है। विड्थ, विड्थ किसका भाई? विड्थ कॉलम का विड्थ। कॉलम का विड्थ क्या है? 400 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो एम में मतलब 0.2, ये 0.2 हो जाएगा ना मीटर में जब करेंगे, तो 2.7 इसलिए आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए क्या होता है इफेक्टिव स्पैन की अगर हम बात करें, तो इफेक्टिव स्पैन मैं आपको कहाँ पे बताऊँ, एक कोई स्पेस यहाँ पे खाली है अच्छे से स्पेस, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप प्लीज़ रिमेंबर रखिएगा। इफेक्टिव स्पैन की बात हो रही है, तो इफेक्टिव स्पैन क्या होगा, अगर सिंपली सपोर्टेड आपका स्लैब है,
इस तरीके से अगर सिंपली सपोर्टेड है, इस तरीके से एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड है। और ये क्या है, इस बीच का जो लेंथ है ये इफेक्टिव जो एल नॉट है, एल नॉट इसको बोलते हैं। और एल नॉट को क्या बोलते हैं, क्लियर स्पैन। एल नॉट को क्लियर स्पैन बोलते हैं। विड्थ ऑफ द सपोर्ट, ये क्या है, डब्ल्यू यहाँ पे, ये विड्थ ऑफ द सपोर्ट है, विड्थ ऑफ द सपोर्ट, विड्थ ऑफ द सपोर्ट हो गया। डी क्या है, डेप्थ ऑफ बीम और स्लैब। ये जो आपने डेप्थ यहाँ पे जो दिया ना, इसका इसका जो बीम होगा, तो ये बीम का या स्लैब का आपका होगा डेप्थ, या डेप्थ होगा बीम का या स्लैब का, डी। तो ये बीम का और स्लैब का भी हो सकता है, एसएलएबी। ठीक है। तो अब क्या, अगर ये कैंटिलीवर है तो एल इफेक्टिव क्या होगा, मिनिमम ऑफ टू थिंग्स, एल नॉट प्लस डब्ल्यू, एल नॉट प्लस, और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये क्या है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पाया गया, ऐसे हवा में नहीं है। कंटिन्यूअस बीम अगर आपको क्या है, कंटिन्यूअस बीम की अगर मैं बात करूं, कॉन्टिन्यूअस बीम कैसे दिखेगा, अब मैं क्या है कि शॉर्ट में बनाऊंगा, इतना ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। कॉन्टिन्यूअस बीम जो है, अब आप इमेजिन कर लीजिएगा विड्थ कहाँ है, कहाँ पे क्या है। ये क्या है, कंटिन्यूअस बीम में एक यहाँ भी सपोर्ट है, एक यहाँ भी सपोर्ट है, एक यहाँ भी सपोर्ट है। तो इसमें क्या है, क्लियर स्पैन तो एल नॉट दे ही रखा है चारों तरफ, ठीक है। और ये डी दे रखा है, डी इसका स्लैब का, और विड्थ ऑफ द आपका कॉलम दे रखा है। तो इसमें क्या होगा, इफ विड्थ ऑफ सपोर्ट लेस देन, अगर W लेस देन हो किससे, 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन, 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो एल इफेक्टिव होगा वो सिमिलरली क्या होगा, इसके जैसा होगा सिंपली सपोर्टेड केस में, सिमिलर एज द सिंपली सपोर्टेड केस। ठीक है, आप नोट कर लीजिए मैं जो लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अगर किसी को नोट करना है तो। और W अगर ग्रेटर होगा आपका 1/12 से, तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट, दैट इज योर क्लियर स्पैन। व्हेन वन इन कंटिन्यूअस एंड अदर इन सिंपली सपोर्टेड। अब देखिए बात क्या है यहाँ पे, वन इन कंटिन्यूअस एंड अदर इंड सिंपली सपोर्टेड। वन इंड क्या हो, इफ वन इन कंटिन्यूअस एंड अदर इन सिंपली सपोर्टेड, अगर ऐसा बीम आ जाए, एक पे सिंपली सपोर्टेड हो गया और अदर इंड क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, अदर इंड पे कंटिन्यूअस है, ये बोल रहा है ना, वन इंड कंटिन्यूअस एंड अदर इंड सिंपली सपोर्टेड, ये फिक्स के जगह पे क्या हो, सिंपली सपोर्टेड हो, ठीक है, और ये बीच में बहुत सारा है। तो यहाँ पे एल जो इफेक्टिव क्या होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई सिंपली सपोर्टेड ना होने की वजह से, सिंपली सपोर्टेड में दो ही था और इसमें चार पांच, अगर दो से ज़्यादा हो, तीन चार हो, तो बस ये सिंपली सपोर्टेड का ही केस है, बस बीच में क्या हो, ज़्यादा हो तो सिंपली सपोर्टेड वाला ही होगा। क्योंकि अब ज़्यादा कॉलम आ गया भाई, ज़्यादा बीच में कॉलम डाल दिए, ज़्यादा बीच में कॉलम डालने से क्या होगा, क्लियर स्पैन, और विड्थ बाई 2 से घटा देंगे और बी डी बाई 2 से घटा देंगे। तो आप रिमेंबर रखिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या होगा, एल नॉट प्लस डब्ल्यू और एल नॉट प्लस डी जो मिनिमम हो। अब सिंपली सपोर्टेड के बीच में एक दो कॉलम और आ गया तो फिर क्या होगा, वो W/2 करेंगे या D/2 करेंगे। और यदि फिक्स हो गया और बीच में सिंपली सपोर्टेड है लेकिन एक साइड में मैं क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो फिर क्या है, अगर वो W उसका क्लियर 1/12 क्लियर स्पैन से छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर एज सिंपली सपोर्टेड जैसा होगा। तो सिंपली सपोर्टेड यहाँ पे क्या कर रहा है, बिगर प्ले रोल कर रहा है भाई साहब। और क्या है कि अगर आपका फिर अगर W से बड़ा हो गया तो फिर एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट होगा, बहुत रोल प्ले कर रहा है। और ओनली कैंटिलीवर जब बीम है, तो ओनली कैंटिलीवर जब आपका बीम है तो ये हो जाएगा एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट प्लस D/2।
ठीक है, और जो प्रीवियस केस था कंटिन्यू है, मतलब कैंटिलीवर है और बीच में कोई सपोर्ट भी लगा है, तो फिर क्या होगा, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डी बाई टू, डब्ल्यू बाई टू। और अगर फ्रेम है तो फ्रेम में क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा फ्रेम आपका ऐसे बन गया, फ्रेम बन गया, ठीक है, तो ये सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस होगा, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे मैं ड्रॉ करूं, तो ये फ्रेम हो गया, तो इसका सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होगा आपका एल इफेक्टिव। तो रिमेंबर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हालांकि जिसको नहीं समझ में आया वो क्या करेगा, अच्छे से बुक में पढ़ेगा भाई साहब, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है। चलिए, प्लेट गर्डर, गीटर लिखते हैं, फॉर ए वर्टिकल स्टीफेंड वेव ऑफ ए प्लेट गर्डर, द लेसर क्लियर डायमेंशन ऑफ द प्लेन शुड नॉट बी एक्सीड। ए ऑप्शन तो दिखा ही रहा है, लेकिन फॉर ए वर्टिकल स्टीफेंड वेव द प्लेट गर्डर, द लेसर क्लियर स्पैन डायमेंशन ऑफ द प्लेन शुड नॉट बी एक्सीड 180/t। अच्छा भाई साहब, क्या है ना कि ये सब जो, ये देखिए डायरेक्ट कोड से क्वेश्चंस हैं, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाना है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष प्रभावी हुआ था, 1905 में हुआ था भाई साहब। ट्रसेस के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ए लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द ट्रस इज कॉल्ड परलिन, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ओ रिज लाइन, भाई 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 भाई, रिज लाइन कहते हैं। ए लाइन ज्वाइनिंग, परलिन किसको बोलते हैं, परलिन किसको बोलते हैं, जब क्या है कि स्ट्रेस जो है, जो ये ट्रस है ना, ट्रस को पूरा कनेक्ट करे और ऊपर से उसके ऊपर स्लैब भी डाल दिया जाए, तो वो परलिन होता है। बट यहाँ क्या है, ए लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ट्रस इज कॉल्ड द रिज लाइन, रिमेंबर प्लीज। चालू संपत्ति से चालू देनदारियों के अनुपात को क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ करंट एसेट टू द करंट लायबिलिटीज is known as the current ratio। कॉम्प्रेसिबिलिटी का ये क्या है भाई, ए ऑप्शन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यस द कॉम्प्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बड़ा हिलाने के लिए आ जाते हैं, तो याद रखिएगा। द रेन वाटर होल इन ए परपेट, अच्छा ये क्या है भाई, कितना नंबर क्वेश्चन, हम लोग 56 आ गए, ओके बंद करते हैं। द रेन वाटर होल इन द परपेट और इन द एजिंग इज कॉल्ड द रेन वाटर होल। ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मैं क्या बोलूं, द रेन वाटर होल इन द परपेट और इन द एजिंग इज कॉल्ड वाइप होल, होल वाटर प्रूफिंग और एज होल। ये क्या है भाई, परपेट क्या होता है, मैं इसका ही मीनिंग नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं क्या ही आंसर दूंगा ऐसे। व्हाट इज परपेट, लेट अस आस्क टू द गूगल। क्या है ना कि कुछ क्वेश्चंस बड़ा टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं यार। परपेट वॉल, यहाँ पे कुछ बताया गया, परपेट वॉल फिनिशिंग, भाई ऐसा बना दिया ना, ये देखने से समझ में नहीं आ रहा मुझे। ओ इसको बोलते हैं परपेट वॉल, ऐसा क्या, ओ ऐसा क्या, परपेट वॉल ऐसा होता है, ऐसा, ओ भाई जो गांव घर में जो जुड़ाई होती है ना, इसको परपेट वॉल बोलते हैं, समझ में आया। ये ना इतना परेशान कर देते हैं ना यार, तो वही बात है, द रेन वाटर होल इन द परपेट और एजिंग इज कॉल्ड वॉट, वाटर प्रूफिंग, एज होल और वाइप होल और होल।
एज में हो रहा तो एज ही, एजिंग में, एज में भी हो तो एज ही बोलेंगे, एज हॉल, और क्या। बी ऑप्शन भाई वाइफ हॉल बोलते हैं। रिमूव यहाँ रहिए, देखिए एज हॉल दे दिया ताकि कुछ फटाक से जो है एस्पिरेंट क्या मार दे, एज मार दे मेरे जैसा। तो ट्राइड, द लॉ ऑफ ट्राइड वाज गिवन बाय डी जे डब्ल्यू डोबेरेनियर। डोबेरेनियर। निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? मैकफी है, ओरेकल है, कॉस्पेरेक्सकी है, नॉर्टक, कॉस्पेरेक्सकी एंड द नॉर्टन, नॉर्टन नहीं आई थिंक। बी ऑप्शन ओरेकल, ओरेकल इज ए लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। ओ भाई भाई, ए मेथड इन विच द motor conveyed through a house and the pneumatically projected at a high velocity on the surface is called the ferrocement, varnish and the concreting and the gunneting. गनटिंग बोलते हैं उसको। क्या है कि एक क्या है, नाली के माध्यम से प्रवाहित कर रहे हैं ना, तो गन के जैसा, क्या है, गन के जैसा उसको भेज, गनटिंग ही बोलते हैं। डी ऑप्शन। लास्ट के क्या देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग द चैप्टर एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट एरिया है चैप्टर, वही मैं कंफ्यूज हुआ। कारपेट एरिया, कारपेट एरिया क्या भाई, entrance gate, the wall along with door and other openings, and the verandas, corridor and passages. All options I think correct. B option everything is correct, ये included नहीं होता है। मिताली राज निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? मिताली राज इज related to the cricket. Yes, मिताली राज was very sometimes famous. ओके भाई, 60 तक हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट डे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट हाई ग्रेड कॉन्क्रीट इज यूज फॉर having concrete low ductility, having concrete with high brittle, having low creep and the controlling the pre-stress loss. In pre-stress concrete, high grade concrete is used for having concrete of high brittleness, having low creep। ये सब बात हम लोग करेंगे आगे। 61 हो गया, ठीक है। So thank you, bye bye for today. We'll meet again in the next class tomorrow. Thank you.